नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश है, सिटीजन्स वॉइस शो जनता का चैनल है, आवाम का चैनल है, आपका चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करें। आज एक बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हम लोग बैठे हैं। पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मैं इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि वही भारत को हमसे आगे लेके जा रही। और उसमें मुकेश अंबानी की फोटो उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट में दिखाई, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये ऐसा ही लगता है जैसे आसिम मुनीर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने एक सीरियल देखा होगा, सपनों के नाम नहीं, सपनों के दाम नहीं, सपनों को घोड़ों पर किसी की लगाम नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आसिम मुनीर की बात करेंगे। आसिम मुनीर ने मुकेश अंबानी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि वो इंडियन बिजनेसेस को टारगेट करेंगे अगली वॉर में। उन्होंने एक ब्लैक टाई डिनर यानी कि फ्लोरिडा टाम्पा में एक ऑफिशियल डिनर पे अपने पाकिस्तान आवाम को ये कहा। उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, सिर्फ साक्ष्य से पता लगा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारत को डैम बनाने की वेट कर रहे हैं। जैसे ही भारत ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाएगा, हम 10 मिसाइल दागकर उस डैम को तोड़ देंगे। गिरीश जोशी जी, ये सारा विषय क्या है और आसिम मुनीर अब मुकेश अंबानी या इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या थ्रेट है पाकिस्तान को? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के लंच के बाद आसिम मुनीर के पंख निकल आए हैं? फील्ड मार्शल बनने के बाद तो उनके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। सारा विषय क्या है? नहीं, आत्मजीत जी, हिस्ट्री में आप थोड़ा जाइएगा तो इनके जितने भी ये आर्मी चीफ रहे या जो फिर मार्शल लॉ लगा के अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो कहाँ थे रिटायरमेंट के बाद? वेयर दे? परवेज मुशर्रफ was died in Dubai and he was staying in London and Dubai. राहिल शरीफ था, वो सऊदी अरेबिया में चले गए। उमर जावेद बाजवा थे, ही वॉज इन बेल्जियम। वो दुबई, लंदन, कनाडा, यूएस, इन जगह पे ये चले गए हैं पैसा बटोरने के बाद। आज इकोनॉमिकल पोजीशन आप देखो तो कहाँ गया पैसा? एक मिनरल रिच स्टेट जो एग्रीकल्चर में भी, आप पंजाब के आधा प्रोविंस आपके पास है, तो जितना हमारा पंजाब रिच है उतना उनका पंजाब रिच क्यों नहीं है? तो ये जो वहां पे डिस्प्यूट थी, इन लोगों ने एक्सट्रैक्शंस करना शुरू करा। बलूचिस्तान क्यों उन्होंने खड़ा करा? बलूचिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको वहां पे अगर नहीं देना पड़े तो वो नक्सली वाली एक्टिविटी होने लगी कि उन्होंने वहां से एक्सट्रैक्शन किया, उनको कभी साथ में लिया नहीं, तो वहां पे भी एक्टिविटी। तो ये इन्होंने काफी कुछ गलतियां करी है। लेकिन आप एक देखिए, एक कुत्ते का एक स्वभाव होता है, जब वो मालिक पास में होता है और बोलता है भौंको, तब वो भौंकेगा। तो अब मुनीर वहां जाके भौंक रहा है। इसको नहीं पता है कि कब रेजिम चेंज होगा। इसको, ट्रंप को अभी आप देखिए सॉफ्ट स्पॉट कहाँ है। इंडिया को तो वो देख रहा है कि वो धीरे से रह के चाइना में ब्रिक्स की तरफ चला जा रहा है। ईरान ने उसको सबक सिखा दिया इजराइल को, दैट मैसेज वाज फॉर अमेरिका। सऊदी अरेबिया सब देख रहे हैं कि अभी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो इजराइल सब पे अटैक करेगा। तो वो देख रहे हैं कि अभी एक बहुत पावरफुल पार्टनर मिल गया, दैट इज ईरान। इतने सालों के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया में चाइना दोस्ती करवा देता है। कतार के पास 85% गैस सप्लाई है, जिसपे पूरा यूरोप और अमेरिका डिपेंडेंट है, वो उससे भी दुश्मनी नहीं कर पा रहे। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रहा है, इसमें कहीं से आप ये कि अमेरिका ने हमेशा ही कोशिश करी कि वो एशिया खंड में डिस्टर्बेंस के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट करे। उसने अफगानिस्तान में मुंह की खाई, वो चला गया। फिर वो वियतनाम गया, वियतनाम में उसने मुंह की खाई। ही ट्राइड इन श्रीलंका, वो प्रभाकरन एलटीटी का खड़ा हुआ, ये हुआ। राजीव गांधी जी की शहादत क्यों हुई, वो समझ में आना चाहिए कि ये प्रभाकरन को खड़ा किसने करा था। तो ये जो डिस्टर्बेंस पूरे एरिया में देख रहा है, उसमें अभी एक इसको मौका आ गया है। अब वो मौका इसलिए आ रहा है कि ब्रिक्स में जाने के बाद इंडियन की इकोनॉमी जो जंप करेगी, तो ये जो आपने बोला, उसमें बीच में आप दे दूं कि ये 7,000 करोड़ कमाया, अनिल अंबानी ने 7,000 करोड़ कमाया। उनको याद होना चाहिए कि उन्होंने 7,000 से ज्यादा 2 प्रोजेक्ट के अंदर डाले हैं पैसे। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि इतने सालों के बाद आज भी हम लोग कंप्रेसर, एशिया और व्हिर्लपूल, अपना वॉशिंग मशीन के कंप्रेसर 95% इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना, जापान और ताइवान से। एक यूनिट नहीं डाल पा रहे हम लोग। तो नहीं डालने की वजह यह थी कि वो बहुत ही, उसका ब्रेक इवन जो है, उसका रिकवरी जो है, वो 10-15 साल के बाद आएगी। इट नीड्स अ ट्रेमेंडस मार्केटिंग सेटअप। 30 टाइप के कंप्रेसर्स हैं, एवरीबॉडीज डिमांड इज सेपरेट साइड। तो वो अनिल मुकेश अंबानी ने वो पैसे डाल के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और उसने 40 साल पुरानी कैलविनेटर कंपनी का यूनिट जो चेन्नई में था, वो उसने 1700 करोड़ में खरीद लिया। तो नाउ ही इज ट्राइंग टू प्रोक्योर द, यूएस की भी कई कंपनियों के साथ हेयर और उसको डेवलप करने के लिए उसकी यूएस कंपनीज भी वो जॉइंट वेंचर करने की कोशिश कर रहा है। तो ही इज ट्राइंग टू मेक अ मैन्युफैक्चरिंग हब।
तो इसमें ट्रंप को दिक्कत है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो हिज मास्टर्स वॉइस की तरह वो मुनीर से बुलवा रहा है, और मुनीर अटैक करके करेगा क्या? अब देखो उसकी सिचुएशन बदल गई है। आपकी जो 7 दिन की जो वॉर हुई उसके अंदर किसका इंटरेस्ट क्या था? चाइना का इंटरेस्ट ये था कि राफेल की मार्केट गिरा दी जाए और उसकी PL-15 की मिसाइल को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया जाए। वो टारगेट पूरा हो गया। अब जैसे ब्रिक्स की तरफ हम जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान ये उम्मीद छोड़ दे कि चाइना उसको अब हेल्प करेगा, अब नहीं करेगा। तो वो सिचुएशन समझ नहीं रहा है, लेकिन वो अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट, पेंशन वगैरह एडजस्टमेंट करने गया ट्रंप से कि भाई पैसे दो, जो ट्रंप कर रहा है। ट्रंप को भी 300-400 बिलियन डॉलर इकट्ठे करने, सबसे जाके पैसे ला रहा है वो, और क्या करे, सऊदी अरेबिया से उसने पहले, कतर से पैसे लिए। वो उसने सारा पैसा, तो आप देखिए जेलेंस्की का पैसा अभी उस पर एंटी करप्शन का केस हुआ है, 3 गुना कॉस्ट में उसने ड्रोन लिए। तो ये सारे पैसे जो साइफन हुए, ट्रंप को पता है ये लास्ट टर्म है, अब उसको ट्रंप टावर भी बनाने 80 देशों में, उसका पैसा कहां से इकट्ठा करेगा? तो दिस इज बहुत ही छोटे छोटे मतलब की वजह से उन्होंने सारे देश की सत्यानाश करी हुई है। दिस शुड नाउ गेट करेक्टेड। तो इसकी जो उम्मीद है कि जामनगर पे अटैक कर देगा, तो उसको पता नहीं है कि जामनगर रिफाइनरी बहुत ही वाइटल इंस्टॉलेशन है, और वाइटल इंस्टॉलेशंस ऑल ओवर इंडिया आर वेल प्रोटेक्टेड बाय आवर 3 विंग्स। ये उसको पता होगा, लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए वहां पाकिस्तान फिर जाएगा तो उसका कुछ कटा होगा। व्हाई आर दे नॉट ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन कंट्री? वहां पे जितने भी आर्मी चीफ आए उन्होंने सारों ने उसको ATM बना के रखा है, खुद का पैसा बना लिया, खुद की लाइफ सेटल कर ली, और दे आर नाउ हैप्पी देयर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो कर रहा है इतना इजी नहीं है। जामनगर, नॉट ओनली जामनगर, ऑल ओवर 11 रिफाइनरीज आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, इवन अवर पोर्ट्स आर प्रोटेक्टेड। तो उम्मीद वो छोड़ दे। अब ज्यादा उसमें टेक्निकलिटी हम नहीं दे पाएंगे, कुछ सीक्रेसी होती है, लेकिन उसका प्लेन या मिसाइल वहां से उड़ नहीं पाएगा। ये आप इसको इतना समझ लें कि इतने वी आर वेल प्रिपेयर्ड। वो कुछ भी बोल रहे हैं उससे ठीक है, लेकिन ही ऑल्सो नोट वॉट इज पोजिशन। और सबसे बड़ा काम किया, पहले ईरान न्यूट्रल रहता था, अब अगर इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो बीइंग हिज पोटेंशियल पार्टनर, ईरान भी उसको रोक लेगा, सऊदी अरेबिया रोक लेगा। तो आई थिंक नाउ दैट इज नॉट सो इजी। लेकिन वो बोला होगा कि इतना बोल दो, मैं तुमको इतना पैसा देता हूं, तो कमाई के लिए ATM बना के वहां कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कुछ पैसे लेके आ जाएंगे। बट इसमें कोई बड़ा सीरियसनेस लेने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी पे अटैक करना इतनी आसान काम इसी का नहीं, किसी का भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट UN सिक्योरिटी काउंसिल की इनको जब अध्यक्षता मिली टेरर कंट्रोल की, उसके बाद से इनके पंख निकल आए हैं। और आपने सही कहा कि ट्रम्प के पालतू बनकर वो भारत पर इस तरीके के तंज या इस तरीके की स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प भारत से अपनी बातें मनवा सके। एक होता है ना, पहले गुंडे को भेजो, बदमाश को भेजो, रिकवरी एजेंट को भेजो, उसके बाद बैंक फोन करके बोलता है चलिए हम आपको सेटल कर देते हैं। तो ट्रम्प जो है उसी तरीके का रोल अदा कर रहे हैं। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो भारत ने सस्पेंशन की, इंडस वाटर ट्रीटी की, और अब SCO में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आपके मोदी साहब भी शी जिनपिंग से मिलेंगे। ब्रह्मपुत्रा पे, सोंगसो रिवर पे जिस तरीके से बड़ा डैम बनाने की चाइना बात कर रहा है, आपको लगता है इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पानी जो है वो भारत से जाता है, और बांग्लादेश और इंडिया लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, चाइना अपर रिपेरियन है। तो इस मामले का हल आपको लगता है SCO समिट में निकल आएगा, या इसमें अभी जद्दोजहद जारी रहेगी और पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि अगर भारत जैसी डैम बनाएगा हम 10 मिसाइल से अटैक करेंगे। देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी फास्ट चेंज होती है। अल्टीमेटली उसका टारगेट ये होता है कि हमारे ग्रोथ में कोई बीच में ना आए और हमको ग्रो करना है। ये 2 पॉइंट्स पे सारे नेशंस निगोशिएट करते हैं। आपके खुद नीति आयोग के मेंबर ने कमेंट करी है कि 2 साल पहले हमने गवर्नमेंट को बोला था कि जैसे चाइना बोलता है कि हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट अलग होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम लोग अलग रखते हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमको मतलब नहीं है, तो आप बिजनेस निगोशिएट करिए। तो उस वक्त हमने बोला था कि लेट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट कम, तो काफी फैक्ट्रियां आएंगी, काफी इन्वेस्टमेंट आएगा और काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन क्यों? कि हमारा लोकल पॉलिटिकल कंपल्सन था कि वो हम नहीं कर पा सकते हैं, तो हमने बड़ा नुकसान करवा दिया। आज आप फिर भी $99 बिलियन का धंधा तो कर ही रहे हो, आपने सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना के रखा हुआ है कि हमने लाल आंख दिखा दी, हमने उसके 100 पेटीएम बंद कर दिए, हमने उनके सारे प्रोग्राम बंद कर दिए। दैट इज नॉट द वे टू फाइट विद अ कंट्री लाइक चाइना। और आप देखिए, चुपचाप बेंगलोर की आपकी जो मेट्रो ट्रेन थी, जो फर्स्ट इंडिया में जो ड्राइवरलेस मेट्रो आ रही थी बेंगलोर सिटी के लिए, वो आपने 2 साल तक टॉल कर दी, बोले नहीं वीजा नहीं देंगे।
आपके पास कोई ऐसे दुनिया में इंजीनियर नहीं मिले जो उसको बना सकते हैं। आपने फिर उनको 21 इंजीनियरों को स्पेशल वीजा देके वापस बुलाना पड़ा और प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना पड़ा। तो वो आप क्यों नहीं बताते? तो आप खुल के बोल दो। अभी तो आपको पब्लिक की जरूरत है नहीं, आपको तो इलेक्शन कमीशन ही जितवा देगा, तो फिर आप बिंदास बोलिए, आपको क्या दिक्कत? व्हाट इज योर कंपल्सन? तो नेशनल डेवलपमेंट के सामने अपना लोकल पॉलिटिक्स को लाना ये बहुत ही ओछी हरकत है, वो नहीं करना चाहिए। कोई भी कंट्री होगा वो नेशनल डेवलपमेंट की पहले प्रायोरिटी करेगा। आज आप देखिए कि मुनीर का ये स्टेटमेंट आने के बाद पहले होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर आके बोलना चाहिए कि वो अपनी औकात से बड़ी बात कर रहा है। व्हाई आर दे नॉट डेयरिंग टू डू दैट? क्या अंबानी को फेवर में बात करने से क्या उनके डिफेक्टो बॉस नाराज हो जाएंगे? और इसको अगर यूएन में पाकिस्तान को ही बनाना था लीडर, तो आप सीरिया को बना देते, असल अपने जुलानी को। वो भी तो आपका आतंकवादी बहुत पुराना दोस्त है, 10 मिलियन का उस पर इनाम था, आप उसको करें। तो ये जो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है ट्रंप, उसको पता है कि अभी इसके आगे कुछ चलने वाला है नहीं। अभी कल रात का एक मैसेज जो आया था मेरे ख्याल से वो लेट नाइट का उसका इंटरव्यू था कि दे आर ट्राइंग टू किल डॉलर्स, बट आई विल एक्ट वेरी स्ट्रिक्ट। अब उसको समझ में आ गया कि जैसे ही ब्रिक्स की इकोनॉमी शुरू हुई तो डॉलर पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। आपसे ट्रेजरी के पैसे जापान भी वापस मांग रहा है, जर्मनी भी वापस मांग रहा है, तेरे पास है नहीं। 36 ट्रिलियन इकोनॉमी के तू ट्रिलियन की डेप पे वैसे ही बैठा हुआ है। अब नोटें और छापने की हैसियत में डॉलर तू है नहीं। तो आई थिंक ये बड़ा मिसमैच है, लेकिन बहुत अच्छा है कि दिस हैज कम ऑन अ डिसाइडिंग फैक्टर पॉइंट। अब ये 1-2 महीने के अंदर जैसे ही 26 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप में हम लोग काम करेंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। और इसको पता है, इसको एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इवन अमेरिकन उनके सेनेट्स बोल रहे हैं कि भाई चाइना, रशिया, अफ्रीका और ये इकट्ठे हो गए तो 60% पॉपुलेशन एंड कंज्यूमर मार्केट विल बी एट द वन एंड। तो आप कैसे लड़ पाओगे उनसे? और फिर वो अगर डोमिनेट करते हैं कि आपको माल नहीं देंगे, तो आप लोगे किससे? कनाडा ने आपकी पावर रोक ली, कनाडा ने आपकी एंट्रियां रोक ली, कनाडा आपको धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। कतर से दुश्मनी यूरोपियन यूनियन करेगा नहीं, क्योंकि रशियन ऑयल नहीं आ रहा है, तो गैस जो 85% कतर के पास है वो तो वो दे रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा पॉलिटिकल कंपल्सन का है, लेकिन अपने आप को थोड़ा पॉपुलर करने के लिए ऐसे कुछ लूज स्टेटमेंट्स कर देना। अभी इमरान खान पे प्रेशर आएगा नाउ, इवन इफ चाइना इंटरवेंस, तो पाकिस्तान की रेजिम कब तक चलेगी, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि वो तो अमेरिका ने जबरदस्ती इसको बिठा तो दिया है, लेकिन इफ इट डजंट गो वेल, बलूचिस्तान में कल भी उन्होंने डिस्टर्बेंस करा है, काफी उन्होंने अनाउंसमेंट्स करा है, हमने इतने लोगों को मार दिया, 1500 को। चाइना डज नॉट लाइक दैट, क्योंकि चाइना का 1 ट्रिलियन का वहां इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो आरईपीसी में। तो वो सोचेगा कि इसको कैसे शांत किया जाए। काफी कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूज बना के थोड़ा हाईलाइट करने में मुनीर को और कुछ पैसे वैसे लेने के चक्कर में वो स्टेटमेंट कर दिया। दैट इज गुड फॉर हिम, लेकिन दैट वोंट स्टैंड। जी जी। फील्ड मार्शल मुनीर फ्लोरिडा में जनरल माइकल कोरेला, जो आउटगोइंग कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के थे, उनके फंक्शन में 120 पाकिस्तानियों का ये फंक्शन ग्रैंड हायट में किया गया। तो ये एक वेस्टर्न स्टाइल डिनर था, जो पाकिस्तान के जो आवाम जो वहाँ रहती है, उनके जो बिजनेसमैन हैं, वो आसिम मुनीर को मिलने के लिए वहाँ गए। और उसमें उन्होंने, क्योंकि अब आपको पता है कि जब वो चीफ गेस्ट होता है तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आया, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर आज की डेट में आसिम मुनीर है। शहबाज शरीफ को तो कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है, अघोषित प्रेसिडेंट बन गया है, और इसी वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रेफरेंस जो अंबानी का उसने दिया, वो एक सिंबॉलिक रेफरेंस था कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो भारत की इस तरीके से बढ़ रही है। रिसोर्स रिच ईस्टर्न रीजन है, जहां महाराष्ट्र भी आता है, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। आपने देखा किस तरीके से जब लॉकडाउन के बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, तो रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, कैप लगा $50 का, उसके बाद $60 का क्रूड ऑयल का। तो भारत ने $2 बिलियन का उस समय पे क्रूड रिलायंस ने अपनी रिफाइनरी के लिए इंपोर्ट किया, जिसको वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स के लिए यूज करता है, क्योंकि वो एक SEZ है। तो इस पर भी बात आई कि मेजर ऑपोजिशन पार्टीज ये भी पूछ रही थी कि भाई जब $50 $60 कैप पे रशिया से तेल आ रहा था, $9 $18 उस पे फ्रेट थी, तो उसका फायदा भारत के लोगों को क्यों नहीं मिला? तो मुकेश अंबानी ने सफाई दी कि $794 मिलियन जो मैंने कमाए इस $2 बिलियन को, $2 बिलियन तो उन्होंने खाली यूएस को बेचा है, उसमें जो तेल रिफाइन करके। तो कहते हैं कि $794 मिलियन जो मैंने कमाए हैं, उसमें मैं इलेक्ट्रोलक्स कंपनी खरीद रहा हूँ, जो कंप्रेसर्स बनाएगी। अभी तक भारत में कंप्रेसर्स का इशू है, इसमें और भी कुछ निवेश की उन्होंने बातें की हैं। तो ये सारा मामला क्या है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग तो 15% से 13.5%, 13.25% पे आ गई है, और लेबर इंटेंसिव काम हमारे देश में है नहीं।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से इस गेन को, इस प्रॉफिट को इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में यूज कर रही है, जरा उसका भी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं, इसमें मेजॉरिटी आप देखिए तो हमारी पॉलिसी मेकिंग जो था वही गलत था। आप एक सीधा सा हिसाब देख लीजिए, हाउ जर्मनी हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू एन इंडस्ट्रियल बिग क्लस्टर, और हम लोग ने उसके उसी पोजीशन में उतना ही वक्त में हमने क्या करा। चाइना को तो छोड़ दो, चाइना इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन लोगों ने जितनी भी कंपनीज थी उन कंपनीज के अंडर में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कंपल्सन करा था उन्होंने, कि कंपनियां खुद ही ट्रेन करेंगी आदमियों को, खुद ही नौकरियां पे रखेंगी और उनको रिमोट में जाके फैक्ट्रियां डालनी है। हम लोगों ने तो क्या कर दिया, हमने तो आईआईएम बना दिया हफ्ते भर में, हमने आईआईटी बना दी 15 दिन में एक, वो कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। तो बातें करने से कुछ नहीं होता है। यू वुड हैव क्रिएटेड, आपकी 7,000 जो आईआईटी थी, जो बेसिक 6 महीने में आपके प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन जो पैदा करती थी, आपने वो प्रॉपर्टी के चक्कर में उनको भी सारों को बंद कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया आपने। अब प्राइवेटाइज तो क्यों करेगा वो, प्राइवेटाइज का इंटरेस्ट ये है कि कैसे उसको पैसा मिले, लड़के पढ़े या ना पढ़े। वही हमने एजुकेशन की सिस्टम को कोलैप्स होते इंडिया में देखा है। तो वी वर गोइंग इनटू द अदर डायरेक्शन, जहां पे जर्मनी जा रहा था, चाइना जा रहा था। आपने अगर एसेट्स क्रिएट नहीं करे, अभी आप सिंपल सी चीज देख लीजिए, 7,000 7,500 करोड़ आपने स्टार्टअप इंडिया के लिए जो खर्चा किया था, आपने लोगों को बताया, आपने कौन सा स्टार्टअप ऐसा खड़ा किया जो बड़ा इनोवेटिव हो। एक कंपेयर आप कर लीजिए कि सबसे पहले स्टार्टअप चाइना में खड़ा हुआ, दैट वाज जैक मा, डिड वाज अलीबाबा। और आज आप जैक मा को स्टडी करिए कि उसका पूरा डेवलपमेंट मॉडल कैसा था, कि उसने एक अलीबाबा क्रिएट किया था। वो पूरी दुनिया में आपको दुनिया की जो भी आइटम चाहिए वो लाके दे सकता था। पूरे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलीबाबा ने ली हुई थी। वो आपके हर प्रोडक्ट का डिटेल्स देके पूरे वर्ल्ड में फ्लोट करता था, ऑर्डर्स लेता था और आपको सप्लाईज भी अलीबाबा करवाता। आपने स्टार्टअप में क्या करा, आपने उबर आई तो उसका ओला का जेरोक्स कॉपी बनवा लिया, वो भी चला नहीं। आपने स्विगी आया, जोमेटो आया तो आपने स्विगी खड़ा कर दिया, वो भी चला नहीं। मतलब हम डुप्लीकेशन कर पाते हैं और हम नौकर क्रिएट कर पाते हैं। उससे वर्स्ट पार्ट इज नाउ, आपका 30 लाख करोड़ का आपका फ्रॉड हो रहा है आईटी में। आपने क्या बनाया, आपने जंगली रमी बनाई, आपने शेयर बाजार में लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर। आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको 2 ऐड कंपलसरी मिलती है, दैट इज आप रमी खेलिए, आप 300 रुपए का गेम खेलिए, आपको 40,000 मिलेगा, और बड़े बड़े उसके अंदर जो लगे हुए हैं। दिस इज रेडिकुलस। आप उनको कुछ काम सिखाइए, आप ये नहीं सिखाते। फूडीज में आप जाएंगे, भाई आप कैसे चीजें बनाते हो, आप कैसे बेचते हो, कहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो कोई सेक्टर ही नहीं है आपके पास। आप लूडो खेलो, आप जंगली रमी खेलो, आप रोज 500-700 रुपया कैसे कमा पाओगे। तो आप आदमियों को गैम्बलर्स बना रहे हो, इसके बजाय कि आप उसको एंटरप्राइजिंग बनाए। तो ये डिफरेंस है, इसमें कुछ चलेगा नहीं। ब्यूरोक्रेट्स को पता है, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही नहीं है और आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि आप इंडिया का क्या करना चाहते हो, इतने करोड़ों रुपए पीएलआई आपने शुरू करा। एक डिफरेंस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आपने पीएलआई सिस्टम करा था जब 2 साल पहले चाइना ने बोला था कि 85% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम लोग अभी जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहा था कि हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। उसका इशारा था कि एपीआई की मार्केट आप उठा लो, क्योंकि अमेरिका का अगर दबाना होगा तो आपका फार्मा सेक्टर ही है जिसमें वो दबता है। हमने उसको भी हमने नजरअंदाज कर दिया, तो वो सारा धंधा चला गया आपका ताइवान, कंबोडिया, वियतनाम में। वो अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद भी अभी भी आप चुपचाप काम करा रहे हो, लेकिन आप उसकी इंजीनियरिंग स्किल को वहां पे बच्चे भेज के ट्रेन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, चाइना हैज डन बिट फॉर 2 days, उसने वीजा फ्री अराइवल कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। यू कैन, इफ यू हैव पासपोर्ट, यू कैन गो टू चाइना फॉर 29 days। आप वहां पे घुमाए फिरिए, आप देखिए क्या हो रहा है। तो टूरिज्म को भी बूस्ट मिला। वीजा सब कंट्रीज में चाहिए। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री विच सेड कि आपके पास पासपोर्ट है, आप आइए। अगर ज्यादा रहना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। 29 days यू कैन जस्ट वॉक इन टू चाइना इफ यू हैव अ पासपोर्ट। ये क्या कर रहा है, उसने टूरिज्म को इतना बड़ा बूस्ट दे दिया है। हम तो टूरिज्म सेक्टर में अच्छे अच्छे सेंटर्स हमारे खत्म कर चुके हैं। गोवा जो एक बहुत अच्छा टूरिज्म सेक्टर होता था, उसको आपने रिलीजियस सेंटीमेंट्स का बेस बना के आपने उसको बड़े एक्सपोर्ट को खत्म कर दिया। आपका वो अतिथि देवो भव वाला सिर्फ टारगेट ही था। आज कौन सा टूरिस्ट अपने आप को इंडिया में सेफ समझता है, या आप उसके पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉरेनर देखते ही लोकल पुलिस भी लूटने लग जाती है। कई स्टेट्स में तो दे ऑलरेडी अनऑफिशियली सेड कि इस स्टेट में आपको जाना ही नहीं है। तो काफी कुछ रिफॉर्म की जरूरत है अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ विश्व गुरु बोल देने से होगा नहीं। सो आई थिंक वी नीड नॉट ऑफ चेंजेस। बाकी वो पाकिस्तान कुछ भी बातें करते रहेगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ करना चाहता है
उसको ये ट्रोल आर्मियां बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये इससे ज्यादा तो कोई घिनौना काम इस देश में हो ही नहीं सकता है। जी एक कमेंट पिछले वीडियो में हमारे आया था जिसमें कहा था कि एपीआई ईपीआई का मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स या एपॉक्सी रेजिन, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिव फार्मा नहीं, हम इंग्रेडिएंट्स की बात। वो जस्ट टू कमेंट मैंने उसको जवाब दिया है, क्योंकि जब हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो एपीआई में एपॉक्सी नहीं लगता है, और उसमें एपीआई में आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल नहीं। तो व्हेन इट इज अ रेफरेंस टॉक, वो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो उसी को लग के होता है, दूसरों का नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आरआईएल ने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड जो है उसमें 724 मिलियन यानी कि 6,850 करोड़ रुपए यूएस एक्सपोर्ट से कमाए जनवरी 2024 और जनवरी 2025 में। ये आंकड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खुद दिया है। इस ऑयल वेल्थ को वो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वेंचर्स हैं, आपको पता है, आपने खुद ही बताया 10 से 15 साल का जेस्टेशन पीरियड रहता है, क्योंकि हमारे भारत की 95% इंपोर्ट डिपेंडेंस है। चाइना अलोन हमसे $100 बिलियन डेफिसिट पे चल रहा है। अब ये एसईजेड जो जामनगर रिफाइनरी का है, जो 1.24 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल डेली प्रोसेस करता है, रशिया के 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद से आरआईएल ने उस कैपिटलाइज किया उस रशियन ऑयल को इंपोर्ट करके। तो और पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में भी, यूएस में भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हो रही है। अब 2024-25 में $2 बिलियन का फ्यूल तो मात्र यूएस को गया है, और यूएस भी रशिया से इंपोर्ट करता है तेल को। तो ये जो 25% ड्यूटी की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी, और उसके बाद वो पुतिन से मिलने की ख्वाहिश भी रख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं पुतिन से मिलने जाऊंगा, अलास्का में मीटिंग फिक्स हो जाती है, क्योंकि अलास्का में पुतिन को आप वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये सारा तेल का खेल क्या है, और ट्रंप रशिया से क्या चाह रहे हैं? क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाकर एक और तमगा नोबेल पीस प्राइज का, जैसे कि आसिम मुनीर ने कहा कि मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने यूएस प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया है, तो क्या उनका निशाना यह है कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा या सबसे बड़ा लीडर बन जाऊं? ये सारा विषय तेल के खेल में रशिया को लेकर यूएस का। नहीं, अब उनको तो जाते जाते जो मिलेगा वो लपेट लेना है। इसका टारगेट तो क्या है, ही इज अ बिग रियल एस्टेट मैनेजर, उसको तो अपने रियल एस्टेट के काम से कुछ है नहीं। आप देखिए इजराइल में जिस दिन नेतन्याहू नहीं होगा या ट्रंप नहीं होगा, हिस्ट्री विल प्रूव देम कि उसको सिर्फ रिवेरा बनाने के लिए उसके दामाद को, कुशनर को, उसने पूरे गजा और इसका उसने सत्यानाश कर दिया। तो क्या आपके रियल एस्टेट, मतलब आप तो बिल्कुल वाईगिरी पे आ गए हो। आपको जो जगह चाहिए वो आप जबरदस्ती खाली करवा दोगे, आदमियों को मरवा दोगे। ये नक्सलों का जो एटीट्यूड था वही एटीट्यूड वहां पे वो पैदा कर रहे हैं। हमास को भी आपको खाली करना है। सीरिया में आपने जाके रेजिम चेंज करवाया और अपना वहां पे आतंकवादी बिठा के ये सोचा कि शायद वो इजराइल को, मेक इजराइल ग्रेट वाला जो चक्कर था कि बहुत इजराइल को बड़ा बनाना है, उसमें उसको लगा कि अब सीरिया अपने हाथ में आ गया। लेकिन उसको भी पता है कि इस्लामिक स्टेट्स का सपोर्ट छोड़े बगैर तो सीरिया भी वहां जिंदा नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे उसने भी तो अपना हाथ खींच लिया, उसको जो काम करना था वो कर दिया। आपने रशियन रेजिम को हटा के अपना रेजिम बिठाया। अब वहां पे जैसे ईरान, टर्की, एवरीबडी इज चेंजिंग द स्टैंड, तो ये सीरिया कब तक वहां रहेगा वो भी नहीं पता है। तो तुमने कोई भी फायदे वाला सौदा आज तक करा नहीं है। तुमको रिवेरा बनाना था, वो भी आपका फेल हो गया। आपको इंडिया पे प्रेशर करना था कि ब्रिक्स में से कैसे टूट जाए, क्योंकि ब्राजील टूटे ऐसा नहीं था, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका कोई टूटेगा नहीं। तो उसने इंडिया को चूज किया था कि पहले हथकड़ियां पहनवा के भेजो ताकि ये लोग डर जाएं, वहां पे हल्ला गुल्ला होगा, मोदी जी को अपनी सीट जाती दिखेगी तो आके मेरे साथ सारे टर्म्स एग्री कर लेंगे। वो भी मिसफायर हुआ। फिर पूरे दुनिया को पूरे तुमने टैरिफ में लगा दिया। तो टैरिफ में कौन सा कंट्री ने तुमको आके हाथ जोड़ा है? तुमको शर्म आनी चाहिए कि अफ्रीका से तो तुमको कंट्रीज लाइक नामीबिया, बुर्किना फासो, नाइजीर, इन्होंने तुमको हकाल दिया है वहां से, और बुरी तरह हकाल दिया है। और रामाफोसा साउथ अफ्रीका तो इतनी हिम्मत थी कि उसके ऑफिस में बैठ के उसने बोला कि मेरे पास हवाई जहाज नहीं है कतर की तरह देने के लिए, लेकिन मैं तुमको जवाब जरूर दूंगा। ये समझ रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी जो हुंडी चलती थी अफ्रीका की वो बंद हो रही है। अभी आपका जो वो बड़ा तबका था कि आप तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, आपके 123 नेवल बेस हैं, आपके नेवल बेस भी खाली हो रहे हैं। आज जिबूटी से अगर इनको हटा दिया जाता है, आप देखिए बहुत स्मार्टली दूसरे भी कंट्रीज काम कर रहे हैं। सोमालिया के 2 पार्ट हो गए, अब एक सोमाली लैंड हो गया, तो सोमाली लैंड अगेन कम्स इनटू द कंट्रोल, तो गल्फ ऑफ एडन इनके हाथ में आ जाता है। तो काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब ये ट्रंप किस बेस पे इतनी दादागिरी कर रहे हैं, उनके पास एक ही जी अजूरिया रहा है, जो जैसे वो फोल्डर उनके साथ घूमते हो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाता रहेगा,
बट आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द जियोपॉलिटिकल चेंज, और अमेरिका अपने को बचाने की कोशिश करे, क्यों जिस दिन डॉलर खत्म हो गया इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और ये धीरे से कनाडा और यूरोप समझ रहे हैं और उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेरिस क्लाइमेट डब्ल्यूटीओ के उल्लंघनों को करके उनकी अस्मिता को खत्म करके भारत के पास एक सुनहरा मौका है ग्रीन एनर्जी में लीड लेने का। शायद इसीलिए मुकेश अंबानी ने $80 बिलियन की ग्रीन एनर्जी, सोलर मॉड्यूल्स, बैटरीज और हाइड्रोकार्बन फैसिलिटीज ऑयल प्रॉफिट के पैसे से बिल्ड करने की बात की है। ये भारत के फ्यूचर के लिए कारगर चीज साबित हो सकती है, क्योंकि चेन्नई का जो कंप्रेसर प्लांट आपने बताया जो इलेक्ट्रोलक्स से एक्वायर किया है, वो कोई छोटा स्टेप नहीं है, एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है, कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि ये उस मार्केट को एड्रेस कर रहा है जिसमें रेवेन्यू बहुत बाद में आते हैं और हमारे इंपोर्ट बिल को भी कैप किया जा सकता है। तो एक तरफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स करनी और उसको देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के, लेबर इंटेंसिव काम को बढ़ा के रोजगार उत्पन्न करने, ये अब भारत की बिग कॉर्पोरेट्स कंपनी का एक दायित्व बन जाता है। भारत तभी सशक्त होगा, तभी मजबूत होगा। और इस तरीके की गीदड़ धमकियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जनरल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमने पहले भी देखे अमेरिका द्वारा प्रायोजित किस तरीके से 3 या 4 बार आपके मिलिट्री रूल हुआ पाकिस्तान में, भारत का कुछ वो नुकसान नहीं कर पाए। भारत आज भी अग्रिम भूमिका में है और आगे भी रहेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए जी नहीं, गिरीश इसमें जोशी। एक चीज ऐड कर दें सर, क्योंकि हम लोगों को उस एंटरप्रेन्योर्स को भी नहीं भूलना चाहिए। बिरला थे, बिरला ने क्या करा, बिरला ने अपनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खड़ी करी, और एक बहुत बड़ा नाम था जो शायद आपकी पीढ़ी नहीं जानता, दैट वाज वालचंद हीराचंद ग्रुप, जिसने सबसे पहले शिप बनाई, सबसे पहले फाइटर प्लेन बनवाया और सबसे पहले कार बनवाई जो फिएट के नाम से जानी जाती बाद में। आज भी वालचंद हीराचंद ग्रुप डज दैट। बिरला ने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना वो तो उनका दायित्व तो है ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड में कन्वर्ट करके जो उनकी इकोनॉमिकल सत्यानाश करी, सो नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। तो आज रिलायंस अगर कर रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, एवरीबडी हैज डन। टाटा इंस्टीट्यूट देख लीजिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उन्होंने कोई और कोई काम नहीं किया था। टाटा मेड वेरी गुड इंस्टीट्यूट, उन्होंने एटॉमिक्स फर्स्ट सबसे पहले टीआईएफ, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज डन बाय देन। बाबा बीएआरसी बनाया गया था। तो दे वर द पीपल हु अर्नड एंड फंडेड फॉर द कंट्री, और यही हर एक एंटरप्राइज का ये होना चाहिए एटीट्यूड। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि कुछ मैनिपुलेटर्स आ गए थे बड़ा बिजनेस बनने में। आई थिंक दैट करेक्शन शुड बी नाउ डन, और दे शुड बी लेफ्ट अलोन टू डू जो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि देश को सही दिशा में लेके जाने का काम देश के नागरिकों का ही है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या देश के जो हमारे जो इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी देश के बिजनेसेस के साथ चलना चाहिए, ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ठेके देने चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बीजेपी पार्टी के उनके कोषालय में पड़ा है, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।